गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल लेट्स लर्न विथ अभिषेक। तो आज के वीडियो में हम बात करेंगे कूलॉम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म के बारे में। आज के बाद इस टॉपिक से रिलेटेड आपका कोई भी डाउट नहीं रहेगा। न्यू व्यूअर्स के लिए बता दें गाइस कि इस चैनल में हम लोग कैरी ऑन कर रहे हैं क्लास 12th का फिजिक्स का पोर्शन, जिसमें हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक लेशन चल रहा है। और न्यू कमर्स के लिए बता देगा कि इस चैनल में हम लोग कैरी ऑन करते हैं दो वीडियो डेली, एक फिजिक्स से रिलेटेड, एक जीएस से रिलेटेड। जीएस में हमारा गाइस क्लास 6 से लेकर 12 तक का एनसीईआरटी का पूरा पोर्शन डील किया जाता है, चाहे वो हिस्ट्री हो, ज्योग्राफी हो, पॉलिटी हो, इकोनॉमिक्स हो, जनरल साइंस हो, या कोई भी जीएस से कोई भी रिलेटेड टॉपिक हो। मतलब पूरा कंप्लीट एनसीईआरटी पैकेज जो आपका जीएस का पोर्शन है। इस वीडियो के साथ साथ आप उन वीडियोस को भी रिकमेंड कर सकते हैं, आप देख सकते हैं उनको, जो जनरल अवेयरनेस ऑफ के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो गाइस आगे बढ़ते हैं हम अपने चैनल में बिना वक्त को गवाए हुए। तो बात करें गाइस, अभी तक इस चैप्टर में हम पढ़ चुके हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का डिफिनेशन, चार्ज का प्रॉपर्टीज, और प्रॉपर्टीज़ के साथ हम पढ़ चुके हैं कूलॉम्स लॉ में वेरिएशंस, और वेरिएशंस के साथ साथ हम लोग पढ़ चुके हैं गाइस एब्सोल्यूट परमिटिविटी और रिलेटिव परमिटिविटी, और साथ ही साथ डेफिनेशन ऑफ 1 कूलॉम चार्ज। तो हमारा आज का टॉपिक है गाइस, वो है कूलॉम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। आज का लेक्चर स्टार्ट करने से पहले गाइस एक बार पीछे से हम लोग कूलॉम्स लॉ को रिवाइज कर लेते हैं, ताकि हमें कनेक्ट करने में और समझने में और भी ज़्यादा आसानी होगी। तो बात करें गाइस अगर कूलॉम्स लॉ इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की, तो कूलॉम्स लॉ इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की मदद से हम फोर्स निकालते हैं दो चार्जेस के बीच में। अगर अभी तक आपने हमारे कूलॉम्स लॉ के वीडियो का लेक्चर नहीं देखा है तो जाके देख लीजिए, ताकि बहुत ही अच्छे से आपके माइंड में ये क्लैरिटी बन सके। और कूलॉम्स लॉ इन इलेक्ट्रोस्टैटिक कहता है कि जो फोर्स होता है दो चार्जेस के बीच में, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, समानुपाती होता है, वो प्रोडक्ट ऑफ देयर मैग्नीट्यूड का, मैग्नीट्यूड के प्रोडक्ट का, और वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है स्क्वायर डिस्टेंस के स्क्वायर का। फाइनली हमें इसमें देखे थे गाइस कि जो फोर्स निकलता है दो चार्ज के बीच में, उसका इक्वेशन होता है F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। यहाँ पर एप्सिलॉन नॉट जो है ये एब्सोल्यूट परमिटिविटी होता है, जिसके बारे में हम आपको पिछले लेक्चर्स में भी बता चुके हैं। अगर आप अभी तक उस लेक्चर्स को नहीं देखे हैं तो कृपया जाके देखिए, ताकि आपके माइंड में क्लैरिटी बन सके। अब अगर हम बात करें इस कूलॉम्स लॉ इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की, तो इसकी मदद से निकाला जाता है फोर्स दो चार्ज के बीच में, जैसा कि हम आपको अभी बताएं। और हम लोग सब जानते हैं गाइस कि फोर्स जो है एक वेक्टर क्वांटिटी होता है। ध्यान से समझिएगा, ये एक वेक्टर क्वांटिटी होता है। अगर हम ध्यान से समझेगा इस, तो वेक्टर क्वांटिटीज वैसे क्वांटिटीज को हम लोग कहेंगे जिनका मैग्नीट्यूड भी होता है और साथ ही साथ डायरेक्शन भी होता है। और जो हमारा फोर्स है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है, मतलब फोर्स का मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होता है। लेकिन हम अगर बात करेगा इस कूलॉम्स लॉ इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की, तो उसके मदद से जो फोर्स निकलता है उसका सिर्फ मैग्नीट्यूड ही निकाला गया था अभी तक। लेकिन हम जानते हैं कि फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी होता है, मतलब इसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होगा। तो किस लॉ की मदद से आखिर जो फोर्स निकाला गया कूलॉम्स लॉ इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, उसका डायरेक्शन निकाला जाए? एक बार फिर से सुनिएगा ध्यान से। कूलॉम्स लॉ इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स जो है फोर्स का सिर्फ मैग्नीट्यूड निकालता है, मतलब इस फोर्स का अगर हमें डायरेक्शन निकालना हो तो हम किस चीज की मदद लेंगे? तो हमारा आज का जो टॉपिक है कूलॉम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म, यही हमें बताएगा कि जो दो चार्जेस के बीच में फोर्स लगता है, जिसे कूलॉम्स लॉ के द्वारा निकाला जाता है, उस फोर्स का डायरेक्शन किधर होता है। तो बेसिकली हम कहें गाइस कि कूलॉम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म की मदद से दो चार्जेस के बीच में लगने वाले फोर्स का, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स का, हम डायरेक्शन निकालते हैं। तो बात करें गाइस, इसके लिए हम मान के चलते हैं कि Q1 और Q2 दो चार्ज है। Q1 पॉइंट A पर रखा हुआ है, Q2 पॉइंट B पर रखा हुआ है, और दोनों के बीच का डिस्टेंस है R। ये कितनी बार हम कंसंट्रेशन पिछले लेक्चर्स में भी कर चुके हैं, तो ऐसा मान के चलते हैं गाइस हम। तो बात करें गाइस, अगर दो चार्ज एक दूसरे के अगल बगल रखा हुआ हो तो क्या करेगा,
एक चार्ज दूसरे चार्ज पर फोर्स लगाएगा और दूसरा चार्ज भी पहला चार्ज पर फोर्स लगाएगा, जिसे हम कूलॉम्स लॉ की मदद से निकालते हैं। यहाँ आप देख पा रहे होंगे गाइज, यहाँ पर Q1 और Q2 चार्ज रखा हुआ है और दोनों के बीच का डिस्टेंस है R। अब यहाँ बात करें गाइज F12 और F21, इसका क्या मतलब है, और ये जो R12 है और R21 है जिसके ऊपर ऐसे कैप लगा हुआ है, इसका क्या मतलब है, इसे हम समझेंगे गाइज। अब अगर हम मान के चले गाइज कि Q1 और Q2 दो चार्ज है, दोनों के बीच का डिस्टेंस R है, तो F12 का मतलब क्या होता है गाइस? F12 का मतलब होता है फोर्स लग रहा है वन चार्ज पर, किसके कारण? 2 के कारण। मतलब फोर्स लग रहा है 1 पर और लगा कौन रहा है? 2। अगर यहां F12 के जगह F34 लिखा रहे, इसका मतलब फोर्स लग रहा है Q3 चार्ज पर Q4 चार्ज के कारण। मतलब जो पहली बार जो नंबर लिखा हुआ है उस पर फोर्स लग रहा है और जो दूसरी बार नंबर लिखा हुआ है वो फोर्स लगा रहा है। इसका मतलब हम लोग ये कहें गाइस कि F12 का मतलब फोर्स लग रहा है 1 पर और लगा रहा है 2। हम यहां देख पा रहे हैं गाइस कि फोर्स लग रहा है Q1 पर, लगा रहा है Q2। तो अगर हम बात करें गाइस कि इस फोर्स का डायरेक्शन किधर होगा, तो 2 लगा रहा है 1 की ओर, तो डायरेक्शन इसका होगा Q2 से Q1 की तरफ। अब अगर हम बात करें गाइस कि R12 और R21 और इसके ऊपर जो ये कैप लगा हुआ है, इसका मतलब क्या है, तो इसे हम ध्यान से समझेंगे गाइस। अगर हम बात करें गाइस किसी भी वेक्टर क्वांटिटी के ऊपर अगर हम कैप लगा देते हैं तो उसे हम कहते हैं यूनिट वेक्टर। अब यूनिट वेक्टर बेसिकली क्यों यूज किया जाता है और यूनिट वेक्टर होता क्या है, तो हम बात करें गाइस अगर यूनिट वेक्टर की, तो एक ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 1 हो उसे हम कहते हैं यूनिट वेक्टर, और जिसका कुछ डायरेक्शन हो उसे ही कहते हैं यूनिट वेक्टर। तो अब बात करें गाइस बेसिकली यूनिट वेक्टर का काम क्या होता है। इसका तो मैग्नीट्यूड 1 होता है, लेकिन इसका बेसिक काम होता है किसी भी वेक्टर के डायरेक्शन को दिखाना इसका मेन काम होता है। अब अगर हम बात करें गाइस दिए गए फिगर में R12 का मतलब क्या है, तो अभी हम आपको तुरंत समझाए थे कि मानिए Q1 और Q2 दो चार्ज है और अगर F12 दिया गया है तो F12 का मतलब फोर्स लग रहा है Q1 पर और लगा रहा है Q2, मतलब इसका डायरेक्शन होगा Q2 से Q1 की तरफ। तो इस डायरेक्शन को दिखाने के लिए जिस वेक्टर का यूज करते हैं उसे हम यूनिट वेक्टर कहते हैं, और यूनिट वेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए किसी भी वेक्टर क्वांटिटी के ऊपर हम कैप लगाते हैं, जिस प्रकार से इस R के ऊपर कैप लगा हुआ है। अब R12 का मतलब हुआ कि जो डायरेक्शन होगा वो होगा 1 से 2 की तरफ। इसको अगर हम ध्यान से समझेगा, समझिएगा Q1 Q2 अगर F12 निकाले मतलब फोर्स लग रहा है 1 पर 2 के कारण, डायरेक्शन होगा 2 से 1 की ओर। इसको यूनिट वेक्टर की मदद से अगर दिखाना है तो हम ये लिखेंगे कि R कहां से कहां तक, 2 से 1 तक, मतलब 2 फ्रॉम 2 to 1, और इस पर यूनिट वेक्टर लगा देंगे। इसका मतलब ये हुआ कि जो फोर्स निकल रहा है मेरा 1 2, उसका डायरेक्शन है 2 से 1 की ओर, क्योंकि F12 का मतलब फोर्स 1 पर लग रहा है 2 के कारण, मतलब 2 जो है वो फोर्स लगा रहा है। इसका मतलब डायरेक्शन जो है वो 2 से 1 की तरफ होगा, 2 to 1। बहुत सारे बच्चों का ये भी कंप्लेन है कि सर आप इतना ज़्यादा एक्सप्लेन क्यों करते हैं। तो गाइज आप इतना ज़्यादा एक्सप्लेन इसलिए करते हैं ताकि आपके माइंड में क्लैरिटी बनी रहे। लॉकडाउन चल रहा है, लॉकडाउन में बस आप पढ़िए, जितना ज़्यादा क्लियर होगा, जितना ज़्यादा आप इस लेक्चर में ही समझ के चले जाएंगे,
उतना आपको कम याद करना पड़ेगा। मेरी बातों जब आप बार बार रिवाइज करेंगे तो मेरी इन्हीं बातों को आपका याद आएगा और आपका माइंड में जो है अच्छी तरीके से सारा चीज़ सेट होता चला जाएगा। बस गाइस आपसे यही गुजारिश है कि आप दूसरों को भी मदद कीजिए, वीडियोस को शेयर कीजिए ताकि और भी लोग इस वीडियो को देख सके और जो लॉकडाउन में फंसे हुए हैं, अभी घर में हैं, उनकी स्टडी एटलीस्ट ना रुके। एक बार आप अच्छे से इसको क्लियर कर लेंगे ना तो ना केवल 11-12 कॉम्पिटिटिव एग्जाम को भी, जिसमें इस तरह का क्वेश्चन इससे रिलेटेड पूछा जाता है, एयरफोर्स, एनडीए, नेवी और बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम को आप यूं ही क्रैक करके ले जाएंगे। बस ये सब क्लैरिटी आपके माइंड में बनी रहनी चाहिए। और हम ये बात जानते हैं गाइस, हम भी पढ़े हुए थे जब हम अपने समय में, तो जो टीचर्स थे वो क्लास में बैठा के आधा घंटा का लेक्चर में 4 टॉपिक, 5 टॉपिक, 7 टॉपिक खत्म कर देते थे और बस फर्स्ट इंटू लास्ट करके। तो गाइस इस ऑनलाइन स्टडी के माध्यम से हम यही चाहते हैं गाइस कि आप लोग जो है अच्छे से एक्सप्लेनेशन के साथ पढ़ सके और उन लोगों को भी ये जो है अफोर्डेबल क्वालिटी में एजुकेशन मिल सके, जो है पैसे को इन्वेस्ट नहीं कर सकते हैं, पैसे जो है जो अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, जिसके पेरेंट्स जो है कोचिंग और बड़े बड़े कॉलेजेस में, हम चाहते हैं कि उनके पास ये लेक्चर पूरा फ्री ऑफ कॉस्ट पहुंचे और वो अच्छे से अपनी स्टडी को आगे कैरी ऑन करें। पढ़ाई का जो बीच का मतलब पढ़ाई रुकने की वजह पैसा ना बन जाएगा, इसलिए इसको हम आगे कैरी ऑन कर रहे हैं ताकि सबको अफोर्ड कर सके और सबको एक क्वालिटी एजुकेशन मिल सके। तो आगे बढ़ते हैं गाइज हम अपने लेक्चर में। तो देखिए गाइज यहाँ Q1 और Q2 दो चार्ज है और दोनों के बीच में R सेपरेशन है। F12 और F21 दिखा रहा है। F12 का मतलब फोर्स लग रहा है Q1 पर Q2 के कारण, और F21 का मतलब फोर्स लग रहा है Q2 पर Q1 के कारण, और 12 का मतलब Q1 पर Q2 के कारण। वीडियो अगर एक बार में नहीं समझ में आता है तो बार बार आप इसको जा करके देखिए, बार बार आप इसे वीडियो को पॉज कीजिए, पीछे कीजिए, बार बार सुनिए, आपके माइंड में पूरी क्लैरिटी बन जाएगी। अब हम बात करें गाइस, अगर यहां बात करें Q1 और Q2 की, तो ये दो चार्ज हैं जो एक पॉइंट ए और पॉइंट बी पर रखा हुआ है, जिस तरह की फिगर में दर्शाया गया है गाइस। आप यहां पर देख पा रहे होंगे एक पॉइंट ए पर रखा हुआ है, एक पॉइंट बी पर। Q1 और Q2 दोनों के बीच का डिस्टेंस R है। अब अगर हम बात करें गाइस F12 का मतलब फोर्स किस पर लग रहा है? Q1 पर। किसके कारण? Q2 के कारण। अब यहां बात करें गाइस यूनिट वेक्टर R21 का मतलब इसका डायरेक्शन किधर से किधर है? 2 से 1 की तरफ। फोर्स लगा रहा है Q2 ना, तो डायरेक्शन 2 से 1 की तरफ ही ना होगा। आप ध्यान से सुनिए, आपका सारा कुछ जो है क्लियर होता चला जाएगा। साथ साथ आप इस नोट्स को जो है अपने कॉपी में उतार भी सकते हैं गाइस। उसी तरह अगर हम बात करें गाइस F21 की, तो अब फोर्स लग रहा है Q2 चार्ज पर। किसके कारण? Q1 के कारण। उसी तरह से अगर हम बात करें यूनिट वेक्टर R12 का, तो ये जो यूनिट वेक्टर है उसका डायरेक्शन है Q1 से Q2 की तरफ। अब अगर हम बात करें गाइस कूलॉम्स लॉ के बारे में, तो हम कूलॉम्स लॉ से जानते हैं कि फोर्स बराबर F12 मतलब किस पे लग रहा है? पहले चार्ज पे फोर्स लग रहा है। किसके कारण? दूसरे के कारण। तो F12 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। ये तो कूलॉम्स लॉ है, इसकी मदद से मैग्नीट्यूड निकल जाएगा। लेकिन अगर इसका हमको डायरेक्शन निकालना है तो इसका डायरेक्शन लगाना पड़ेगा। डायरेक्शन के लिए जो वेक्टर यूज होता है उसे हम अभी तुरंत बताएं, उसे बोलते हैं यूनिट वेक्टर। और यहां पर फोर्स लग रहा है 1 पर 2 के कारण, तो डायरेक्शन किधर से किधर होगा? 2 से 1 की तरफ, मतलब R21। इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 1। इसी तरह से अगर हम बात करेगा इसकी, इस बार फोर्स लग रहा है Q2 पर और लगा रहा है Q1, तो फोर्स का फॉर्मूला होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। ये एज इट इज कूलॉम्स लॉ। लेकिन अब अगर हम इसकी डायरेक्शन की बात करें गाइस, तो फोर्स लग रहा है 2 पर 1 के कारण, तो डायरेक्शन किधर से किधर होगा? 1 से 2 की तरफ, मतलब R12। इसे हम मान लेंगे इक्वेशन नंबर 2। अब अगर हम बात करें गाइस इक्वेशन नंबर 1 और 2 को अगर हम ध्यान से देखें तो हम प्राप्त करेंगे गाइस कि F12 और F21 दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है। इससे हम क्या कहना चाह रहे हैं गाइस, इसको ध्यान से समझिएगा। देखिए गाइस F12 मेरा आया था
1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2/r² इंटू R21। उसी तरह से F21 मेरा आया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2/r² इंटू R12। अब अगर हम बात करें गाइस तो R12 और R21 ये दोनों जो है ये यूनिट वेक्टर है और यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड हमेशा 1 होता है। तो अगर हम इसको 1 से मल्टीप्लाई करें और F12 को 1 से मल्टीप्लाई करें मतलब पूरा मैग्नीट्यूड बैठा है तो R12 और R21 की जगह 1 1 हो जाएगा। और इस कंडीशन में गाइस अगर हम इसका मैग्नीट्यूड ले गाइस तो R12 के जगह हो जाएगा 1। मतलब इस इक्वेशन को अगर हम 1 से मल्टीप्लाई करें तो मेरा बच जाएगा F12 का मॉड इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2/r²। अगर इसी तरह से हम F21 का मॉड लें तो ये आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2/r² और इसके जगह फिर हो जाएगा 1। इस तरह से अगर दोनों का हम मैग्नीट्यूड लें इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 का तो हम ये देखेंगे गाइस कि जो दोनों इक्वेशन है वो दोनों का मॉड इक्वल है। लेकिन अगर हम बात करें अगर हम देखें गाइस R12 और R21 के डायरेक्शन को तो जो दोनों का डायरेक्शन है वो अपोजिट है। और जब दो वेक्टर क्वांटिटी का डायरेक्शन अपोजिट होता है और मैग्नीट्यूड सेम होता है, यहाँ इन दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है क्योंकि दोनों जो है वो यूनिट वेक्टर है, दोनों का मैग्नीट्यूड 1। तो जब दो वेक्टर क्वांटिटी का मैग्नीट्यूड सेम और डायरेक्शन अपोजिट होता है तब हम एक को प्लस में लेते हैं और एक को माइनस में। जैसे मान लीजिए गाइस एक वेक्टर है ए और दूसरा वेक्टर है बी, दोनों मान लीजिए दोनों का वैल्यू सेम है तो दोनों का डायरेक्शन अपोजिट है किधर से किधर से, तो एक को हम प्लस में लेंगे दूसरे को माइनस में लेंगे। तो इसीलिए हम लोग देख सकते हैं गाइस कि R12 और R21 दोनों का वैल्यू सेम है लेकिन डायरेक्शन अपोजिट है, इसलिए एक प्लस में आया एक माइनस में आया। अगर हम माइनस को इस इक्वेशन में रखें, अगर माइनस के साइन को इस इक्वेशन में रखें तो हम ये पाएंगे गाइस कि F12 जो है वो F21 के माइनस में है। और इसका मतलब क्या हुआ कि F12 और F21 दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है और चूंकि एक प्लस में है एक माइनस में है मतलब दोनों का डायरेक्शन अपोजिट है। इसका मतलब ये हुआ गाइस कि मान लीजिए कोई बॉडी A है वो किसी बॉडी B को मार रहा है तो इसका मतलब ये होगा कि A बॉडी B को मार रहा है तो B भी A इसको मारेगा उसी मैग्नीट्यूड से जिस मैग्नीट्यूड से ए बी को मारेगा। मतलब अगर ए बी पर फोर्स लगा रहा है तो बी भी ए पर फोर्स लगाएगा और जितना वैल्यू के साथ जितना ज़्यादा जोर से ए फोर्स लगाएगा उतना ही ज़्यादा जोर से बी भी लगाएगा, लेकिन दोनों का डायरेक्शन अपोजिट होगा, एक का इधर एक का इधर। इसे कहते हैं न्यूटन्स थर्ड लॉ, मतलब इक्वल इन मैग्नीट्यूड अपोजिट इन डायरेक्शन। इसका मतलब हम ये कह सकते हैं गाइस जो फोर्स लगता है चार्जेस के ऊपर उनका मैग्नीट्यूड इक्वल होता है लेकिन डायरेक्शन अपोजिट होता है। इस तरह से हम कह सकते हैं गाइस कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में जो कूलॉम्स लॉ है वो न्यूटन के थर्ड लॉ को फॉलो करता है। अब हम स्टार्ट करते हैं गाइस हमारे आज के टॉपिक्स के रिलेटेड जितना भी क्वेश्चन अभी तक बनता है, ना केवल आज के टॉपिक का बल्कि अभी तक हम जितना टॉपिक्स पढ़ा चुके हैं उससे रिलेटेड। जो बच्चे पुराने लेक्चर्स नहीं देखे हैं कृपया जाके देखिए ताकि जो दिया गया क्वेश्चन है वो आपसे बन जाए। तो हमारा अब तक में टॉपिक में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है गाइस व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। ये जो है 2 मार्क्स के लिए क्वेश्चन बोर्ड में आ सकता है और ये आपके जनरल अवेयरनेस के लिए भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कभी कभी इसमें सेपरेट क्वेश्चन भी बन जाता है जैसे व्हाट डू यू मीन बाय क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, व्हाट इज कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, व्हाट इज एडिटिविटी ऑफ चार्ज। अपना अगला क्वेश्चन बनता है गाइस यूनिट एंड डायमेंशन ऑफ एब्सोल्यूट एंड रिलेटिव परमिटिविटी। ये सब क्वेश्चन आपसे तब बनेगा जब आप सारे लेक्चर्स को देख चुके होंगे। जो नहीं देखे हैं वो सारा देखिए, आसानी से सारा बन जाएगा। सारा कुछ नोट्स में बताया गया है, सारा कुछ नोट्स के फॉर्म में आपको आंसर के फॉर्म में लिखवा दिया गया है।
अपना अगला क्वेश्चन बनता है गाइस अभी तक में, स्टेट एंड प्रूव्स कूलॉम्स लॉ, स्टेट एंड प्रूव कूलॉम्स लॉ इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, यहां पर आप ऐड कर सकते हैं गाइस। अगला टॉपिक इसमें बनता है गाइस, डू कूलॉम्स लॉ फॉलो न्यूटन्स लॉ। तो क्या बोलेंगे, यस हमने अभी देखा, अभी हमने देखा यही चीज। जितने भी क्वेश्चन आपको दिए जाते हैं बस आप उसका आंसर लिखिए, आंसर एक दूसरे की मदद कीजिए। जो बच्चे आंसर देते हैं कमेंट सेक्शन में और आपको लगता है कि किसी किसी का दिक्कत है, गलत है, तो आप एक दूसरे की हेल्प कीजिए। जिन बच्चों तक अभी ये सब लेक्चर्स से वो अनावार हैं, इसके बारे में अनअवेयर है, वो जानते नहीं हैं, उन तक लेक्चर्स को शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसको पढ़ सके गाइस। बस पार्टिसिपेट कीजिए, आंसर देते रहिए। अगला क्वेश्चन है गाइस, डू चार्ज एंड मास हैव एनी रिलेशन, इफ यस देन व्हाट। क्या चार्ज और मास में कोई रिलेशन है, अगर है तो क्या है। तो इसको आप अगर प्रीवियस लेक्चर्स को अच्छे से देखिएगा तो आराम से आप इसका आंसर कर सकते हैं गाइस। अगला क्वेश्चन है गाइस, वाई अ बॉडी इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। अगर मान लीजिए कोई अगर एटम है, या जैसे मानिए ये एटम है, इसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं, बीच में न्यूक्लियस होता है, फिर भी ये इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल क्यों होता है। कोई कोई एटम इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होते हैं, तो वो क्यों होते हैं, ये रीज़न आपको लिखना है आंसर के फॉर्म में। आप प्रीवियस लेक्चर्स को सुनिएगा तो वो पूरा क्लियर हो जाएगा। अपना अगला क्वेश्चन है, व्हाट डू यू मीन बाय द स्टेटमेंट अ बॉडी इज पॉजिटिवली और नेगेटिवली चार्ज्ड। इससे आप क्या समझते हैं कि कोई बॉडी पॉजिटिवली या नेगेटिवली चार्ज्ड है। तो सिंपली इसका आंसर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज का डेफिनेशन होगा गाइस। हमारा आज का लेक्चर यहीं समाप्त हुआ। वीडियो पसंद आता है तो लाइक कीजिए, नहीं पसंद आता है तो डिसलाइक कीजिए। अगर आपको इससे बेनिफिट होता है तो आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए, फेसबुक, व्हाट्सअप, जिस चीज़ की मदद से आप चाहें वो शेयर कर सकते हैं गाइस। और पसंद आता है तो लाइक कीजिए, नहीं पसंद आता तो डिसलाइक कीजिए, लेकिन हाँ डिसलाइक क्यों किए वो ज़रूर बताइएगा ताकि आने वाले वीडियोज़ में हम उसको जो है सही कर सके और डे बाय डे हम अपने लेक्चर्स को इम्प्रूव कर सके। थैंक यू गाइज, थैंक्स अ लॉट, गॉड ब्लेस यू ऑल। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।